हेलो एवरीवन, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th बायोलॉजी की एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर जो कि है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में। और उस पर्टिकुलर चैप्टर में हम एक सब टॉपिक को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया कि जो ये चैप्टर है इसको 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और इस पर्टिकुलर वीडियो का जो टॉपिक है वो केवल प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट्स के बारे में है। और इसमें भी स्पेसिफिकली हम बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के बारे में, यानी द पिस्टिल, मेगास्पोरेंजियम जिसे हम ओव्यूल भी कहते हैं, और एम्ब्रियो सैक के बारे में पढ़ेंगे। तो इस स्लाइड में ये दिखाया गया है कि जो हमारा पिस्टिल होता है वो क्या होता है। अगर आप चाइना रोज के सारे पेटल्स को रिमूव कर दें और सेपल्स को भी रिमूव कर दें तो उसके अंदर से जो पार्ट निकलेगा वो कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर है यहाँ पर जो शोन है ये एक पूरा आइसोलेटेड पिस्टिल है। पिस्टिल के अंदर क्या होता है, बेसिकली सबसे जो स्टेज होता है जिसके ऊपर ओवरी सीटेड होती है उसे हम थैलेमस बोलते हैं। फिर उसके ऊपर ओवरी होती है और उसके बाद जो ये लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है इसे हम स्टाइल बोलते हैं, और जो इसका टॉप पोर्शन है इसे हम स्टिग्मा बोलते हैं। एक और टर्म है जो कि पिस्टिल के लिए यूज होती है जिसे हम बोलते हैं गाइनोशियम। जो गाइनोशियम होता है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को रिप्रेजेंट करता है फ्लावर के अंदर। और कई सारे फ्लावर ऐसे होते हैं जिनके अंदर जो गाइनोशियम होता है वो खाली एक सिंगल पिस्टिल से बना होता है, यानी कि अगर सिंगल कार्पल हो तो ऐसे गाइनोशियम को हम मोनोकार्पिलरी बोलते हैं। लेकिन अगर एक से ज़्यादा कार्पल हैं तो उसे हम मल्टी कार्पिलरी बोलते हैं। तो अगर एक ही कार्पल है, यानी कि हो सकता है कि उसका एक सिंपल स्ट्रक्चर हो इस तरीके का जिसके अंदर सिंपल क्या है, आपका थैलेमस है नीचे की तरफ, ये आपका थैलेमस है, ये ओवरी है, ये स्टाइल है और ये स्टिग्मा है। तो अगर एक ही अगर कार्पल हो तो उसे मोनो कार्पिलरी बोलेंगे, और अगर एक से ज़्यादा हैं एक ही फ्लावर के अंदर तो उसे हम मल्टी कार्पिलरी बोलेंगे। तो जब किसी प्लांट में मल्टी कार्पिलरी सिचुएशन होती है तो उसके अंदर फर्दर 2 टाइप्स हो सकते हैं, यानी कि वो कार्पस आपस में क्या हो, फ्यूज्ड हो, तो उन्हें बोलेंगे सिन कार्पस, जैसा कि फिगर 2b में दिखाया गया है। अगर आप इस में देखेंगे तो ये थैलेमस है और ये जो है पूरी ओवरी है। इसमें जो पूरी ओवरी है आप देख सकते हैं कि बहुत सारी ओवरीज के फ्यूजन से एक बड़ी ओवरी बनी है, और जो उसका ऊपर वाला जो पोर्शन है जो स्टिग्मा है वो भी क्या है, पूरे तरीके से फ्यूज्ड है। तो यानी कि कई प्लांट ऐसे होते हैं जिसके अंदर एक से ज़्यादा कार्पिलरी होती है, और ऐसे प्लांट जिनमें एक से ज़्यादा कार्पिलरी होती है वो आपस में फ्यूज हो सकते हैं। तो इस कंडीशन को हम बोलेंगे सिन कार्पस पिस्टिल। सो इट इज an example of multi-carpillary because there are more than one carpel and they are fused together. So that's why we call them syncarpus. So this is you find in papaver, जो पॉपी का प्लांट होता है उसके अंदर ऐसा देखने को मिलता है। अब कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे कार्पल्स हों, लेकिन ये जो कार्पल्स हैं जैसे कि इस वाले एग्जांपल में आप ले सकते हैं, लेकिन वो फ्यूज्ड नहीं हो, यानी कि फ्री हो, एक दूसरे से अटैच ना हो, फ्यूज ना हो, तो ऐसे को हम बोलेंगे एपोकार्पस। तो एपोकार्पस का मतलब होता है फ्री, और ऐसा जो है देखने को मिलता है मिशेलिया स्पीशीज के अंदर। तो यहाँ पे जो कार्पल दिख रहे हैं वो क्या दिख रहे हैं, फ्री दिख रहे हैं। तो चाहे वो फ्यूज्ड हो, चाहे वो फ्री हो, चाहे वो एक हो या एक से ज़्यादा हो, कार्पल के अंदर हमेशा ही जो है वो 3 पार्ट के अंदर उसको हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो जब सब हमेशा जो स्टिग्मा वाला पोर्शन होता है, चाहे वो इसके अंदर है चाहे वो इसके अंदर है, इसका काम होता है जहाँ पर पोलन ग्रेन्स, जो कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, पोलन ग्रेन्स लैंड करते हैं और लैंड करने के बाद पोलन ट्यूब बनाते हैं। तो स्टिग्मा वो स्टेज है जिसके ऊपर पोलन ग्रेन आएगा और आ करके क्या करेगा, लैंड करेगा, और फर्दर जो है पोलन जर्मिनेट करके पोलन ट्यूब बना के एग सेल तक पहुंचेगा। फिर उसके बाद जो हमारा ओवरी है जो कि इसका बेसल पार्ट है, और इस ओवरी के अंदर क्या होता है, कैविटीज होती हैं। अगर आप इस ओवरी को यहाँ से सेक्शन कट करेंगे और देखेंगे तो अलग अलग प्लांट्स के अंदर
आपको अलग तरह की अरेंजमेंट्स मिलेंगी। कई प्लांट्स के अंदर अगर आप देखें, सबसे जो सिंपल स्ट्रक्चर है कि जो बीच में जो स्ट्रक्चर है वो हमारा ओव्यूल कहलाता है, और ये जो कैविटी है, जो खाली जगह है, इसे हम लोक्यूल कहते हैं। So there can be one locule and one ovule, there can be more than one ovule, so it will vary from plant to plant. So placenta is another structure which is located inside the ovarian cavity, and this placenta is a place where the base of this ovary, base of this ovule is attached. तो इस पर्टिकुलर स्लाइड में हमने देखा कि हमारा जो पिस्टिल है, स्पेसिफिकली सिर्फ जो पिस्टिल का जो स्ट्रक्चर है वो किस किस तरीके से प्लांट्स के अंदर पाया जाता है। यहाँ पर जो डी है, तो ये जो ओव्यूल है, इसको आप ऐसे भी बना सकते हैं, और आप इस ओव्यूल को इस तरीके से हैंगिंग डायरेक्शन, अपसाइड डाउन वाली डायरेक्शन में भी बना सकते हैं। तो ये ओवरी है, और ओवरी के अंदर जो है वो ओव्यूल है। तो अब हम देखते हैं कि हमारा जो मेगास्पोरेंजियम होता है, जो ओव्यूल होता है, उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो डिटेल में यहाँ पर जो है वो रिपीट किया गया है इस फोटोग्राफ को, ताकि हम इसको डिटेल में क्या कर सकें, स्टडी कर सकें। तो जो ओव्यूल है वो उसका एक और नाम है, और इसे हम मेगास्पोरेंजियम कहते हैं। क्यों कहते हैं मेगास्पोरेंजियम? क्योंकि यही स्ट्रक्चर के अंदर मेगास्पोर बनेगा आगे जा करके, इसीलिए इसको मेगास्पोरेंजियम कहते हैं। अगर आपको पिछली वीडियो में याद है तो वहाँ पर हमने जो माइक्रोस्पोर था, जहाँ पे बन रहा था, उसको हम माइक्रोस्पोरेंजियम वर्ड जो था वो यूज़ कर रहे थे। तो माइक्रो वर्ड जो यूज़ होता है वो मेल्स के लिए यूज़ होता है, और जो मेगा वर्ड होता है वो फीमेल के लिए यूज़ होता है। सो ओव्यूल इज ए स्ट्रक्चर, इज ए स्मॉल स्ट्रक्चर दैट इज अटैच्ड टू द प्लेसेंटा बाय मीन ऑफ अ स्टॉक कॉल्ड फ्यूनिकल। ये वाला जो स्टॉक वाला, ये वाला जो पोर्शन है, इसकी जो डंठल है, जो स्टॉक है जिससे ये अटैच है, तो जिस पोर्शन से ये अटैच है, अगर ये ओवरी की वॉल है तो जहाँ ये अटैच है वो प्लेसेंटा होगा, जो वॉल, जो हमारा स्ट्रक्चर है प्लेसेंटा, जिससे इसका स्टॉक जो है वो अटैच होता है। और इसके स्टॉक को क्या कहते हैं? इसके स्टॉक को हम फ्यूनिकल कहते हैं। द बॉडी ऑफ द ओव्यूल फ्यूजेस विद द फ्यूनिकल इन द रीजन कॉल्ड हाइलम। तो ये जो फ्यूनिकल है ओव्यूल के जिस पोर्शन से, जहां पर फ्यूज होता है, ये वाला जहां से अटैच होता है, इसको हम बोलते हैं हाइलम। द हाइलम रिप्रेजेंट्स द जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड द फ्यूनिकल। ईच ओव्यूल हैज वन और टू प्रोटेक्टिव एनवेलप्स, दीज आर नोन एज इंटेग्यूमेंट्स। ये वाली जो लेयर है जो अंदर के स्ट्रक्चर्स को प्रोटेक्ट करके रखती है, क्योंकि अंदर जो डेलिकेट स्ट्रक्चर्स हैं इनको हम बोलते हैं इंटेग्यूमेंट। और ये दो लेयर्स होती हैं इनकी, आउटर इंटेग्यूमेंट एंड इनर इंटेग्यूमेंट। तो ये वाली जो पूरी लेयर है, ये हमारी जो लेयर है, ये पूरी इनर इंटेग्यूमेंट है, और ये वाली लेयर को अगर हम पूरा कंप्लीट करें तो ये हमारी आउटर इंटेग्यूमेंट है। अब अलग अलग प्लांट्स के अंदर ऐसा होता है कि आउटर और इनर इंटेग्यूमेंट क्या हो सकती हैं, फ्यूज हो सकती हैं, और वो फ्री हो सकती हैं। सो इसके अंदर भी हमें वेरिएशन देखने को मिलता है। सो बेसिकली इसका काम यही है कि जो ये इसका सबसे डेलिकेट ऑर्गन है, जिसका नाम है एम्ब्रियो सैक, जिसके बारे में हम आगे की स्लाइड में भी पढ़ेंगे, इसको प्रोटेक्ट करके रखना। क्योंकि इसका जो हेड वाला रीजन है, इसको हम चलाजल एंड बोलते हैं, चलाजल पार्ट बोलते हैं, विच इज ऑल्सो नोन एज दी बेसल पार्ट। सो inside the integument there are cells, and these cells are this portion, right, especially this portion where the cells are present, and these cells are known as nucellus. अब ये जो न्यूक्लियस है ये थिक हो सकता है और ये थिन हो सकता है, किसी किसी में ये थिक मिलेगा, किसी किसी में ये थिन मिलेगा, तो वेरिएशन है वहां पर देखने को मिलती है। फिर हमारा एम्ब्रियो सैक है। एम्ब्रियो सैक को हम फीमेल गैमेटोफाइट भी बोलते हैं, और नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो एम्ब्रियो सैक है, वो डेवलप होता है। तो इस स्लाइड में हम देखेंगे कि मेगास्पोरोजेनेसिस कैसे होता है। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, मेगास्पोरोजेनेसिस, सो प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर। तो जो ओव्यूल है, उस ओव्यूल के अंदर, उस ओव्यूल को अगर हम इस तरीके से बनाएं, हम इस तरीके से भी ओव्यूल को बना सकते हैं,
ये हमारा जो है आउटर इंटेग्यूमेंट है, ये फ्यूनिकल है, और ये इसका इनर इंटेग्यूमेंट है। और उसके बाद यहाँ पर इसके अंदर यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है हमारा एम्ब्रियो सैक है। सो इस यहाँ पर ये वाला जो स्ट्रक्चर है, जब नया नया ओव्यूल, यंग ओव्यूल बनता है तो इसके अंदर जो टिश्यू फिल्ड होता है पूरा, ये वाला जो टिश्यू है उसे हम बोलते हैं स्पोरोजीनस टिश्यू। यही स्पोरोजीनस टिश्यू, इसी को अगर हम बड़ा करके देखें, अगर हम एनलार्ज्ड व्यू देखें तो इसके अंदर कुछ सेल्स जो होती हैं वो साइज में बड़ी होनी शुरू हो जाती हैं और आगे जाकर के यही सेल्स मेगास्पोर बनाएंगी, तो इन्हें हम बोलते हैं मेगास्पोर मदर सेल। फिर यही मेगास्पोर मदर सेल क्या करेगी, डिवाइड करेगी, और डिवाइड करने के बाद 4 सेल्स बनाएगी, और उनमें से क्या होगा, एक सेल बचेगा, बाकी जो 3 सेल्स हैं वो क्या हो जाएगी, उनकी डेथ हो जाएगी, डीजेनरेट हो जाएंगी। तो जो सेल बचेगा, ये वाला जो सेल बचेगा, यही आगे जाकर के क्या बनाएगा, मेगास्पोर बनाएगा। So megasporogenesis, the process of formation of megaspore from the megaspore mother cell is known as megasporogenesis. Ovules generally differentiate a single megaspore mother cell in the micropylar region। यानी कि अगर इसी की हम बात करें तो ये वाले जो सेल्स है कहाँ पर ओरिजिनेट होते हैं, ज़्यादातर प्लांट्स के अंदर ये इस वाले पोर्शन, ये जो एंट्री पॉइंट होता है इसको हम माइक्रोपाइल कहते हैं, जहाँ पर हमारे इंटेग्यूमेंट्स जो होते हैं वहाँ पर से एंट्री पॉइंट जो होता है माइक्रोपाइल कहते हैं। तो यहाँ पर माइक्रोपाइलर रीजन में, यानी कि इस वाले पोर्शन पे, यहाँ पर ज़्यादातर आपको जो है एमएमसी मिलेंगी। तो जो एमएमसी है वो मियोसिस होता है, उसके अंदर जो 2n क्रोमोसोम नंबर है वो n में रिड्यूस हो जाता है और मेगास्पोर्स बनते हैं, जो कि इस पिक्चर में दिखाया गया है कि ये एक मेगास्पोर मदर सेल है जो इतनी बड़ी हो गई और फिर इसके अंदर डिवीजन होने लगा। तो पहले 2 सेल्स बनी, सेल नंबर 1 एंड सेल नंबर 2, फिर दोबारा डिवीजन हुई और बना मेगास्पोर टेट्राड। तो ये माइक्रोपाइलर रीजन है। माइक्रोपाइलर मतलब कि ये अगर हम इस पे ओव्यूल बनाएं, ओव्यूल के अंदर हो रहा है ये सारा स्ट्रक्चर, तो ये स्ट्रक्चर ऐसे होगा। ये आपका इनर इंटेग्यूमेंट हो गया और ये आपका आउटर इंटेग्यूमेंट हो गया, और ये इस तरीके से जो ओव्यूल हमने पिछली साइड में देखा था यहाँ पर होगा। तो ये सारी जो डेवलपमेंट हो रही है इस रीजन के अंदर हो रही है, यहाँ पर हो रही है। तो इनमें से चारों में से खाली एक सेल सरवाइव करेगी और 3 सेल्स जो होंगी वो डीजेनरेट हो जाएंगी। हमने मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में देखा था कि चारों के चारों जो माइक्रोस्पोर्स हैं वो सरवाइव कर जाते हैं और एक दूसरे से अलग होकर के पोलन ग्रेन बना लेते हैं, लेकिन फीमेल्स रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के अंदर चारों की चारों मेगास्पोर जो है वो सरवाइव नहीं करती, उसमें से केवल एक ही करती है। ऐसा इसका रीज़न क्या है, क्योंकि मेल्स के अंदर लार्ज अमाउंट में पोलन ग्रेन्स को बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि उन्हें पॉलिनेशन करके फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट तक पहुंचना है। अगर ऑन द वे वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, इसीलिए उनको लार्ज नंबर में जो है मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के अंदर वो लार्ज नंबर में बनते हैं। एज अपोज टू फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में जो मेगास्पोर है वो केवल क्या होता है, 4 में से एक ही सर्वाइव करता है और आगे जाकर के वही क्या करता है, फीमेल गैमीटोफाइट बनाता है। तो यही मेगास्पोर फर्दर साइज में क्या होगा, बड़ा होगा और फिर इसके अंदर क्या हो जाएगा, चेंजेस होंगे और आगे जाकर के क्या बनेगा, यही स्ट्रक्चर जो है वो एम्ब्रियो सैक में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम एम्ब्रियो सैक को क्या कहते हैं, फीमेल गैमीटोफाइट भी कहते हैं। तो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि किस तरीके से जो फीमेल गैमीटोफाइट है वो बनता है। तो एक ऐसी प्रोसेस जिसमें एम्ब्रियो सैक केवल एक ही मेगास्पोर से बने, यानी कि मोनोस्पोर में, मोनोमेगास्पोरिन, एक ही मेगास्पोर इन्वॉल्व हो जिसमें, तो इसे हम बोलते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। इस स्लाइड में दिखाया गया है कि किस तरीके से जो मेगास्पोर है, यानी कि ये यहाँ जो उन 4 मेगास्पोर में से एक मेगास्पोर जो था वो बचा था, वो क्या हुआ, उसका जो न्यूक्लियाई है वो 2 में डिवाइड हो गया और एक न्यूक्लियाई ऊपर की तरफ चला गया और एक न्यूक्लियाई नीचे की तरफ चला गया और फिर से न्यूक्लियर डिवीजन हो गया। तो ये जो स्टेज जिसके अंदर क्या हो जाते हैं, न्यूक्लियाई डिवाइड होते चले जाते हैं, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन बोलते हैं इसे हम।
फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। फिर एक बार फ्री न्यूक्लियर, पहले 2 सेल स्टेज आती है, 2 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक बनता है। फिर उसके बाद हमारा 4 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक बनता है और फिर 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज आती है। इसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है यहाँ पर नोट करने वाली कि ये जो पूरी स्टेज है इसको हम क्या बोलते हैं, फ्री न्यूक्लियर स्टेज, क्योंकि यहाँ पर न्यूक्लियर डिवीजन तो हो रही है लेकिन इनके बीच में सेल वॉल फॉर्मेशन नहीं हो रही है, यानी कि सेल डिवीजन कंप्लीटली नहीं हो रहा है। फिर क्या होता है कि इसमें से जो 8 जो न्यूक्लियाई बने हैं, इसमें से जो 3 न्यूक्लियाई हैं वो ऊपर की तरफ चले जाते हैं, और 3 न्यूक्लियाई नीचे की तरफ आ जाते हैं और 2 न्यूक्लियाई बीच में आ जाते हैं, और फिर उसके बाद वॉल फॉर्मेशन जो है वो शुरू होती है। तो यहाँ पर हमारी जो सेल्स बनती हैं, कितनी सेल्स बनती हैं, 3 सेल्स नीचे हैं, 3 सेल्स ऊपर हैं। ऊपर वाली सेल्स को जो कि चलाजल एंड के पास में होती हैं, इन्हें हम बोलते हैं एंटीपोडल सेल्स। और जो सेल्स नीचे की तरफ होती हैं, इनमें से 2 सेल्स को कहते हैं हम साइनर्जिड सेल्स, और एक जो सेल होती है जो एग सेल कहते हैं, और इन दोनों को कंबाइन करके बोलते हैं एग एपैरेटस। यहाँ पर लिखा है चलाजल एंड। अगर हम ओव्यूल बनाएंगे इसी का, तो इसका जो ओव्यूल होगा वो इस तरीके से बनेगा। ये ओव्यूल का स्टॉक होगा, ये इसका इंटेग्यूमेंट होगा, आउटर इंटेग्यूमेंट होगा, और ये इनर इंटेग्यूमेंट होगा। सो इसीलिए हमेशा एग्जाम में इस चीज़ को बड़े ध्यान से देखना है हमें कि ऊपर चलाजल एंड है या माइक्रोपाइलर एंड है। तो हमेशा जो एग अपैरेटस होगा वो माइक्रोपाइलर एंड के पास होगा, और जो एंटीपोडल सेल्स होंगी वो चलाजल एंड के पास होंगी। जैसे कि यहाँ पर भी अगर आप देखें इसी डायग्राम को किसी और प्लांट में अगर हम उल्टा बनाएं तो कैसे बनाएंगे, यहाँ क्या लिखा है, माइक्रोपाइलर एंड लिखा है, और नीचे जो होगा वो चलाजल एंड होगा। सो यहाँ पर हमने देखा कि किस तरीके से एक मेगास्पोर में पहले फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है, फिर सेल वॉल फॉर्मेशन होती है, और एक स्ट्रक्चर बनता है, जिस पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं एम्ब्रियो सैक। इसके अंदर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है जो हमें ध्यान देना चाहिए, और वो क्या है कि जो बीच वाली सेल है वो एक सेल है लेकिन उसके अंदर 2 न्यूक्लियाई हैं, इसीलिए इनको बोला जाता है पोलर न्यूक्लियाई। सो व्हाट इज पोलर न्यूक्लियाई? These are the nuclei which are present in a single cell, and what is the name of the cell? Central cell. तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा एम्ब्रियो सैक है, इट इज एक्चुअली ए 8 न्यूक्लिएटेड एंड 7 सेल्ड स्ट्रक्चर, यानी कि 8 न्यूक्लियस हैं लेकिन सेल्स कितनी हैं, 7 हैं। क्यों? क्योंकि एक सेल के अंदर 2 न्यूक्लियाई हैं, और साइनर्जिड सेल्स को और एग सेल को मिला करके कंबाइंड जो है तीनों सेल्स को हम क्या बोलते हैं, टुगेदर वी कॉल देम एग apparatus। साइनर्जिड सेल्स के अंदर एक खास तरह की यहाँ पर थिकनिंग होती है, और एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो जब पोलन ग्रेन आ रहा होता है तो वो स्पर्म्स को एग की तरफ गाइड करने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। तो कई बार ये क्वेश्चन भी एग्जाम में, नीट एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ साइनर्जिड सेल्स, एंड एज सून एज द फर्स्ट स्पर्म एंटर्स थ्रू द माइक्रोपाइलर रीजन, दीज synergid cells degenerate and they provide nutrition and they guide the sperm towards the egg cell. So where is the egg cell? This is the egg cell which is at the back side, which is shown here. So this is the main cell which will be involved in subsequent processes. तो हमने इस स्लाइड में पढ़ा कि किस तरीके से एम्ब्रियो सैक की डेवलपमेंट होती है फ्रॉम मेगास्पोर। To watch the next video about on this chapter on pollination, you can click on the icon shown below. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, और अपना एक वैल्यूएबल कमेंट नीचे ड्रॉप करना ना भूलें ताकि मैं इसको और इम्प्रूव कर सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।